गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो नेक्स्ट क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में एसएचएम और वेव्स के कुछ कंसेप्ट का यूज होता है। तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने के पहले एसएचएम और वेव्स के कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जिसका वेव ऑप्टिक्स में यूज होगा। हो सकता है कि 11th की कुछ चीजें तुम भूल गए हो, तो रिमाइंड करवाने के लिए एक बार इन सारे कंसेप्ट को देख लेते हैं ना। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे लास्ट में तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन मतलब साइन फंक्शन का सुपरपोजिशन पढ़ा होगा। सुपरपोजिशन मतलब सिंपली ऐड करना है, तो इसका भी अपने वेव ऑप्टिक्स में यूज होगा। तो इसको भी समझने के लिए एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना। देखो, इस बार हमको दो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब दो साइन फंक्शन का सुपरपोजिशन करना है, मतलब ऐड करना है। तो एक पहले एसएचएम की इक्वेशन x1 इक्वल टू a sin ओमेगा t और दूसरे एसएचएम की इक्वेशन x2 इक्वल टू b cos ओमेगा t है। बस हमको इन दोनों एसएचएम का सुपरपोजिशन करना है, मतलब इनको ऐड करना है, मतलब x इक्वलेंट इक्वल टू x1 प्लस x2 कितना होगा वो देखना है ना। तो 11th में तुमने है ना 11th में तुमने पढ़ा होगा कि पूरी फिजिक्स में कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शन को ऐड करना हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम को ऐड करना हो, तो उसके लिए सबसे स्मार्ट मेथड होता है फेजर डायग्राम मेथड या वेक्टर डायग्राम मेथड, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हर एक साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाते हैं। साइन फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो तो इस वेक्टर की लेंथ या वैल्यू का काम करता है, और इसका इनिशियल फेज जो है वो वेक्टर के एंगल का काम करता है। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सबको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो, ये x1 तो साइन की फॉर्म में है, x2 को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x2 इक्वल टू b और cos ओमेगा t को sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। अब सब साइन में कन्वर्ट हो गए, बस अब रास्ता साफ है। बस अब हमको सिंपली x1 प्लस x2 करना है, मतलब इन दोनों साइन फंक्शन को ऐड करना है। अभी बताया था ना कि सेम फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शन को ऐड करना हो तो हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं जिसको फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम मेथड बोलते हैं। तो उसमें हम सिंपली हर एक साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाते हैं। तो चलो, पहले हम इस साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाते हैं। तो इस साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड a है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर की वैल्यू है लेंथ का काम a करेगा, और इसका इनिशियल फेज 0 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है उसकी वैल्यू एंगल का काम 0 करेगा। तो बस कह सकते हैं ना कि हम इस पहले साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बना सकते हैं। पहले साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड a है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर की लेंथ है वैल्यू a, और इनिशियल फेज 0 तो एंगल 0। तो ये जो वेक्टर है वो पहले साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही दूसरे साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग भी वेक्टर बना सकते हैं। बताओ, दूसरे साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड b है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू b होगी, और इस दूसरे साइन फंक्शन का इनिशियल फेज 90 डिग्री है, तो उसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये जो वेक्टर है वो पहले साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वेक्टर है वो इस दूसरे साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हमने सिंपली है ना सिंपली हर एक साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बना दिया। तो अब हम इन वेक्टर है ना हर एक साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बना दिया। तो अब हम इन साइन फंक्शन को ऐड करने की जगह उनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर को ऐड करते हैं, मतलब वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। बिल्कुल जैसे न्यूटन्स लॉ में फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते थे, वैसे इस बार इनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो होता है इस वेक्टर की वैल्यू a, इस वेक्टर की वैल्यू b, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो होता इस बार रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा, और इस बार रिजल्टेंट कितना होगा, सिंपली रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और एंगल भी देख सकते हैं ना। बताओ, रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल फाई हो तो tan फाई इक्वल टू जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है b अपन जिसके साथ एंगल बन रहा है a, तो इससे फाई इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स b बाय a। बताओ, रिजल्टेंट कंप्लीट निकालिए ना। बताओ, रिजल्टेंट की वैल्यू तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रिजल्टेंट का एंगल फाई इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। बस रिजल्टेंट कंप्लीट निकालिए ना। तो बस अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट साइन फंक्शन लिखेंगे, है ना। तो वही
इस रिजल्टेंट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट साइन फंक्शन लिखेंगे। बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो रिजल्टेंट साइन फंक्शन का इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आगे साइन फंक्शन है से साइन ओमेगा टी तो आएगा ही, और है ना, इस रिजल्टेंट वेक्टर का इसके साथ एंगल फाई है, तो रिजल्टेंट साइन फंक्शन का इनिशियल फेज भी फाई होगा, जहां फाई इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स बी बाय ए। देखो इजीली इस टाइप से हम साइन फंक्शन का सुपरपोजिशन कर सकते हैं। फिर इससे हमको बिल्कुल पक्का पता चल गया कि पूरी फिजिक्स में कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम या सेम फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शन को ऐड करना हो तो उसके लिए हम बस इस वेक्टर डायग्राम मेथड का ही यूज करेंगे। और ध्यान रखना कि कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड है। तो मतलब x1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और x2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो बस जिस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम ऑर्गन प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्टेंट निकालते हो, वैसे इस बार हमने इन साइन फंक्शन का रिजल्टेंट निकाला है। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मेथड है। चलो इसी का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इस बार भी हमको दो साइन फंक्शन या दो एसएचएम का सुपरपोजिशन करना है, मतलब ऐड करना है। पहले एसएचएम की इक्वेशन a sin ओमेगा टी और दूसरे एसएचएम की इक्वेशन x2 इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है। बस हमको सिंपली इन दोनों एसएचएम का सुपरपोजिशन करना है, मतलब सिंपली x इक्वलेंट इक्वल टू x1 प्लस x2 निकालना है। तो अभी बताया था इस सेम फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शन को ऐड करना हो तो हमेशा हम वेक्टर डायग्राम वाला मेथड यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि पहले इस साइन फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाएंगे। तो इस साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड a है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू तो a होगी, और इनिशियल फेज 0 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा उसका एंगल 0 होगा, है ना। ऐसे हम इस दूसरे साइन फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाते हैं। तो दूसरे साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड a है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर की वैल्यू तो a होगी, और इसका इनिशियल फेज 60 डिग्री है, तो इसका x एक्सिस से एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो वेक्टर है वो पहले साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर दूसरे साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अब हम इन साइन फंक्शन को ऐड करने की जगह उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मतलब वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखो, है ना, कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि इस वेक्टर की वैल्यू a और इस वेक्टर की वैल्यू a है ना। बताओ है ना, बताओ लकीली दोनों वेक्टर की वैल्यू बराबर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, है ना। दोनों वेक्टर की वैल्यू बराबर है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। बिल्कुल बीच में आएगा मतलब बिल्कुल 30 डिग्री एंगल पर होगा। और बताओ इस वेक्टर की वैल्यू a, इसकी वैल्यू a, और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रूट a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह भी a स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a की जगह मॉड ऑफ b की जगह और cos थीटा दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आ गया, है ना। और दोनों की वैल्यू बराबर है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, मतलब उसका एंगल 30 डिग्री होगा। तो बस बताओ रिजल्टेंट कंप्लीटली निकालिए ना। तो बस अब हम क्या करते हैं कि इस रिजल्टेंट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट साइन फंक्शन लिखते हैं। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू √3 है, तो रिजल्टेंट साइन फंक्शन का इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी √3 होगा। आगे साइन फंक्शन है तो साइन ओमेगा टी तो आएगा, प्लस इसका एंगल 30 डिग्री है तो इनिशियल फेज 30 डिग्री। तो इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हैं। चलो इसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इस बार हमको दे रखा है कि सेम फ्रीक्वेंसी के 3 एसएचएम मतलब 3 साइन फंक्शन को ऐड करना है। पहले एसएचएम की इक्वेशन x1 इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी, दूसरे एसएचएम की इक्वेशन x2 इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी प्लस 37, और तीसरे एसएचएम की इक्वेशन x3 इक्वल टू -3 cos ओमेगा टी है। बस इस बार भी हमको इन 3 एसएचएम या 3 साइन फंक्शन का सुपरपोजिशन करना है, मतलब वही x इक्विवेलेंट इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब इन तीनों एसएचएम या साइन फंक्शन को ऐड करना है। मैंने बताया था कि
इनको ऐड करना है तो सबसे पहले सबको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो x1 x2 तो ऑलरेडी साइन में है ही, x3 को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x3 इक्वल टू 3 और बताओ माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। बस अब ये तीनों साइन में कन्वर्ट हो गए ना, तो बस अब इनका सुपर पोजिशन कर सकते हैं। तो मैंने चमका कर बताया था कि सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम या सेम फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शन को ऐड करना है तो उसके लिए कोई फेजर या वेक्टर डायग्राम मेथड का यूज करेंगे। तो बस उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाते हैं। तो पहले साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड 2 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू या लेंथ तो 2 होगी और इनिशियल फेज 0 तो इसका एक्स एक्सिस एंगल 0, तो ये वेक्टर पहले साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे ही इस दूसरे साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग भी वेक्टर बना सकते हैं। तो बताओ दूसरे साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड 5 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है उसकी वैल्यू तो कितनी होगी 5 और इसका इनिशियल फेज 37 डिग्री है, तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल 37 डिग्री, तो ये जो वेक्टर है x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इस तीसरे साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग भी वेक्टर बना सकते हैं। तो बताओ तीसरे साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड 3 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर की वैल्यू 3 और इनिशियल फेज माइनस 90 डिग्री है, तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल भी कितना होगा माइनस 90 है ना। तो तीसरे साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर ऐसा बनेगा जिसकी वैल्यू तो 3 और एंगल एक्स एक्सिस से माइनस 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री पीछे होगा। तो बस आराम से बताओ कि सिंपली हर एक साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बना दिया। बस अब इन साइन फंक्शन को ऐड करने की जगह उनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर को ऐड करेंगे, मतलब वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो बस आराम से बताओ, इस बार 3-3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो इस बार फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बेसिक कंपोनेंट से ही करेंगे। बताओ ये दोनों वेक्टर तो सीधे इनको छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं और ये वेक्टर टेढ़ा है तो उसके कंपोनेंट करते हैं। तो इसका x कंपोनेंट तो आगे और y कंपोनेंट ऊपर। बताओ इसकी वैल्यू 5 है और इसके साथ एंगल 37 बन रहा है, तो ये तो 5 cos 37 और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो 5 sin 37। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू कॉस 37 4/5। ये सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया और ये कितना होगा 5 इंटू साइन 37 3/5। सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। बस सबके कंपोनेंट कर लिए ना, बस है ना? ये दोनों सीधे थे ऐसे ही और टेढ़ा था उसके कंपोनेंट कर लिए। बस तो हम क्या करेंगे एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालेंगे और सबका फर्दर रिजल्टेंट। पहले एक्स डायरेक्शन में बताओ, एक्स डायरेक्शन में 2 भी आगे और 4 भी आगे, तो एक्स डायरेक्शन तो रिजल्टेंट 2 + 4 मतलब 6 और वाई डायरेक्शन देखना है। तुम बताओ कि वाई डायरेक्शन में 3 ऊपर की ओर भी है और 3 नीचे की ओर भी है, ये दोनों आपस में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो इन सब का रिजल्टेंट ओनली 6 होगा और प्योरली एक्स डायरेक्शन में। बस हमने रिजल्टेंट कंप्लीट ही निकाल लिया। तो अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट साइन फंक्शन लिखते हैं। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 6, तो रिजल्टेंट साइन फंक्शन का इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी 6। आगे साइन फंक्शन ऐसे साइन ओमेगा टी तो आएगा ही और बताओ जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से एंगल 0, तो इनिशियल फेज 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 sin ओमेगा टी। तो ध्यान रखना कि फेजर या वेक्टर डायग्राम की मदद से हम केवल 2 साइन फंक्शन का नहीं, 2 से ज्यादा साइन फंक्शन का सुपरपोजिशन करना हो तब भी कर सकते हैं। बस एक ही सावधानी रखनी है कि फेजर डायग्राम से सुपरपोजिशन हम ऐड तभी कर पाएंगे जब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, है ना? फ्रीक्वेंसी अलग-अलग हुई तो फिर फेज डिफरेंस भी टाइम के साथ चेंज करेगा। देखो बच्चों एसएचएम का सुपरपोजिशन करना देख लिया। अब हम एक बार वेव के इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? ये इंटरफेरेंस के बारे में भी तुमने स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में पढ़ा होगा, लेकिन अपने वेव ऑप्टिक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक बार थोड़ा-सा वेव के इंटरफेरेंस के बारे में देख लेते हैं ना। तो एक स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में तुमने पढ़ा होगा कि सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव अगर मिक्स हो तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, है ना?
हाँ, इतना तुम कॉमन सेंस सोच सकते हो कि दोनों वेव मिक्स हो रही है, मतलब ऑब्वियसली सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही होंगी, और सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही होंगी तो वेव स्पीड सेम होगी। और बताओ, साथ में इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ भी सेम होगा। तो वेव स्पीड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम और वेवलेंथ सेम, इतना सारा बोलने की जगह सेम फ्रीक्वेंसी इतना ही बोलना सफिशिएंट है ना। वो हम समझते हैं। ये बताओ, सेम मीडियम में ट्रैवल करने से वेव स्पीड तो सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगा। तो इतना सारा बोलने की जगह सेम फ्रीक्वेंसी यही बोला जाता है ना। वो एक ये चीज़ तुमने है ना स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में पढ़ी होगी कि सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव अगर मिक्स हो रही हो तो इंटरफेरेंस होता है। तो चलो एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस को किस टाइप से स्टडी करते हैं या मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि इस बार सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाने वाली साउंड वेव मिक्स हो रही है। साउंड के केस में थोड़ा-सा सोचना आसान होता है ना। तो चलो मान लेते हैं कि कोई एयर का मीडियम है, उसमें बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाने वाली साउंड वेव मिक्स हो रही है। चलो पहली साउंड वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी साइन वेव का एम्पलीट्यूड A2 मान लेते हैं, और चलो मान लेते हैं कि किसी कारण से दोनों वेव आगे पीछे भी हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि ये है ना, ये लाउड स्पीकर इधर रखा है तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसका जो सोर्स है वो थोड़ा पीछे रखा है तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मान लेते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में जाने वाली साउंड वेव मिक्स हो रही है। चलो पहली साउंड वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी साइन वेव का एम्पलीट्यूड A2, और मान लेते हैं कि किसी कारण से दोनों वेव आगे पीछे हो गई हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि दोनों वेव आगे पीछे हो जाए तो दोनों वेव की डिस्टेंस में जो शिफ्टिंग है उसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, वो डेल्टा एक्स मान लेते हैं। और ये तुमने स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में पढ़ा होगा कि दोनों वेव की डिस्टेंस में शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हो तो उसके कारण फेज डिफरेंस कितना होता है, के डेल्टा एक्स, है ना। तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का A2, और आगे पीछे हो जाने के कारण दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है। तो चलो हमको देखना है कि इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी वो देखना है। चलो उसके लिए दोनों वेव की इक्वेशन लिख देते हैं ना। चलो पहले इस वेव की, तो देखो वैसे तो साउंड वेव है, और साउंड वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको y की जगह s से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं जनरली y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। कोई पाप तो नहीं है ना। तो चलो पहले पहली साउंड वेव की इक्वेशन, वैसे तो s लिखना चाहिए लेकिन मैं y लिख देता हूँ। तो पहली साइन वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, तो पहली साइन वेव की इक्वेशन क्या होगी, y1 इक्वल टू A1 sin kx माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, श्रद्धा हो तो ओमेगा टी माइनस kx भी लिख सकते हो। और ऐसे ही दूसरी साउंड वेव की भी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो होता दूसरी साइन वेव का एम्पलीट्यूड A2 sin kx माइनस ओमेगा टी, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो उतनी है लेकिन दूसरी वेव किसी कारण से आगे पीछे हो गई है, दोनों की फेज डिफरेंस फाई है। तो दूसरी वेव की इक्वेशन y2 इक्वल A2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हो, श्रद्धा हो तो माइनस 5 भी लिख सकते हो। तो बताओ कि इस एयर के मीडियम में दोनों वेव मिक्स्ड होंगी ना। बस आराम है ना, आराम से बताओ कि ओनली पहली वेव के कारण पार्टिकल का लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट y1, ओनली दूसरी वेव के कारण पार्टिकल का लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट y2 हो, तो द पार्टिकल का इक्विवेलेंट लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y इक्विवेलेंट इक्वल टू y1 प्लस y2। तो द y1 तो कितना है, a1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस y2 कितना है, a2 sin kx माइनस ओमेगा टी, चाहो तो प्लस 5 लिख सकते हो, श्रद्धा हो तो माइनस 5। बस अब हमको है ना, अब हमको y1 और y2 को ऐड करना है, मतलब इनडायरेक्टली इन दोनों साइन फंक्शन को ऐड करना है। हम समझते हैं, इस बार हमको y1 और y2 को ऐड करना है, मतलब इनडायरेक्टली इन दोनों साइन फंक्शन को ऐड करना है। और मैंने अभी तुमको अपने एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत खतरनाक टाइप से दे रखा है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि सेम फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शन को ऐड करना हो तो सबसे स्मार्ट तरीका वही फेजर डायग्राम मेथड का लगाएंगे। चलो पहले इस साइन फंक्शन है तो पहले इस वेव या इस साइन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाते हैं। तो इस वेव या साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड A1 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू तो A1 होगी, और इसका इनिशियल फेज 0 तो इसका एंगल 0। ऐसे ही अभी दूसरे साइन फंक्शन की कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बनाते हैं।
तो बताओ इसकी वैल्यू A2 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी इसका एम्पलीट्यूड A2 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर की वैल्यू तो A2 होगी और इसका इनिशियल फेज फाई है तो इसका एंगल कितना होगा फाई, है ना? तो समझ जाना, है ना? अच्छे समझ जाना कि ये वाला जो वेक्टर है वो पहले साइन फंक्शन तो पहली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वेक्टर है वो दूसरे साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस आराम से बता ना। आराम से बताओ कि सिंपली साइन फंक्शन को ऐड करने की जगह इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर को ऐड करते हैं, मतलब इन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। बस आराम से बताओ, इस वेक्टर की वैल्यू A1, इस वेक्टर की वैल्यू A2 और दोनों के बीच एंगल फाई है, तो रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा ना। और हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई और जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है उसको मैं इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड ए इक्विवेलेंट लिख देता हूँ और एंगल भी निकाल सकते हो ना। तो बताओ कि इसकी वैल्यू A1 इसकी वैल्यू A2 है तो रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा। और ये भी सुना होगा कि रिजल्टेंट का इस ए वेक्टर के साथ एंगल फाई, है ना? रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल अल्फा हो तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है, b sin थीटा अपन a प्लस b cos थीटा। तो b की जगह A2 sin थीटा की जगह फाई अपन a की जगह A1 प्लस A2 cos फाई, इससे अल्फा भी आ जाएगा। अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग ये आ जाएगा। बताओ। ये बताओ अब हमने रिजल्टेंट कंप्लीट निकाल लिया। रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकाली और रिजल्टेंट का एंगल भी निकाल लिया। तो बस अब हम उल्टा काम करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट साइन फंक्शन लिखेंगे। तो तुम बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर का, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू इतना है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। तो रिजल्टेंट साइन फंक्शन का इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी इतना होगा जिसको ए इक्विवेलेंट, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू ए इक्विवेलेंट तो रिजल्टेंट साइन फंक्शन का इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी ए इक्विवेलेंट। और बताओ आगे साइन फंक्शन है इसलिए, है ना, साइन फंक्शन है इससे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी तो होगा प्लस ये रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है जो इसके इनिशियल फेज का काम करेगा। तो बस हम बोल सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों साइन वेव का अगर इंटरफेरेंस हो, है ना, इन दोनों साइन वेव का अगर इंटरफेरेंस हो तो इक्विवेलेंट वेव की इक्वेशन क्या आएगी, ए इक्विवेलेंट इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई सॉरी प्लस अल्फा। इसमें अल्फा कितना उसका तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन ए इक्विवेलेंट का महत्व है। तो हमको पता है कि इसमें ए इक्विवेलेंट का काम कौन करेगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि बताओ जो इक्विवेलेंट वेव बने ना, बताओ जो इक्विवेलेंट बना उसका भी एक्सप्रेशन ए इक्विवेलेंट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना। तो बताओ रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन भी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में। मतलब हम बोल सकते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन जाने वाली दो वेव का सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस हो तो उससे बताओ जो रिजल्टेंट बनती है वो भी एक नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव भी बनती है। तुम बताओ ना, रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन भी तो ए इक्विवेलेंट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म है ना। बोल सकते हैं कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन वाली वेव का अगर सुपरपोजिशन हो तो जो रिजल्टेंट बनती है वो भी एक नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव भी बनती है। उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी होती है, वेवलेंथ भी उतना होता है और वेव स्पीड भी उतनी होती है। बस एक तो फेज मॉडिफाई हो जाएगा और एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होगा। देखो ये फेज कितना मॉडिफाई हुआ उसका तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड का बहुत महत्व है। तो पक्का, हम पक्का बोल सकते हैं कि पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 और आगे पीछे हो जाने के कारण दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई हो तो इस वेक्टर डायग्राम से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेव का इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, है ना। तब इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो ध्यान रखना कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन वाली वेव मिले तो इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट बनती है वो भी एक नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव बनती है। पहली भी ट्रैवलिंग वेव दूसरी ट्रैवलिंग वेव और उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो भी ट्रैवलिंग वेव बनती है। उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेव स्पीड तो उतनी होती है, बस फेज मॉडिफाई हो जाता है और एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है। फेज कितना मॉडिफाई उससे कोई मतलब नहीं है, बस इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वही मीनिंगफुल है। तो ध्यान रखना
कि पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 और आगे पीछे हो जाने के कारण फेज डिफरेंस फाई हो, तो इस फेजर डायग्राम से हम पक्का बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कॉस फाई, और इसको रिजल्ट की फॉर्म में हमको याद रखना है। देखो बच्चों, इसको इतना क्लियर बताया फिर भी कई मूर्ख लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो फेजर डायग्राम ऐसा बना है ना, तो कई मूर्ख लोग सोचते हैं कि एक वेव इधर जा रही है और दूसरी वेव इधर जा रही है। तो ध्यान रखना कि इंटरफेरेंस में जो वेव है वो तो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाती हैं। ये जो डायरेक्शन बताई वो एक्चुअली वेव की डायरेक्शन नहीं है बल्कि उनका फेज बताया है। तो इसका कोई उल्टा मीनिंग मत समझ जाना, है ना। तो वही वेव का इंटरफेरेंस करना हमने देख लिया, उसकी मैथमेटिक्स देख ली, लेकिन ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से इतना पूरा डिटेल, है ना, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इतना डिटेल कचरा देखने की जरूरत नहीं। आगे कभी भी हमको वेव का इंटरफेरेंस कराना हो तो बस दिमाग में तुरंत एक फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम आ जाना चाहिए। तो इस वेक्टर डायग्राम से हम आंखें बंद करके सोच सकते हैं कि इंटरफेरेंस के बाद इक्वल एम्पलीट्यूड रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कॉस फाई होगा। अब देखो, ये तो पूरा डिटेल पढ़ लिया, लेकिन इसके रिजल्ट को हम अलग से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ध्यान रखना कि आगे जो हम स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव और लाइट वेव के इंटरफेरेंस के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें गधों टाइप से पूरी डिटेल रामायण नहीं, हमको डायरेक्ट इसके रिजल्ट का यूज करना है ना। तो चलो इस बार भी, है ना, नहीं चलो इस बार ही मान लेते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी की और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो रही है। ये स्ट्रिंग वेव भी हो सकती है, साउंड वेव भी हो सकती है, या लाइट वेव भी हो सकती है ना। वही ये मान लेते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो रही है। चलो, पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 दे रखा है, और मान लेते हैं कि किसी कारण से दोनों वेव आगे पीछे हो गई हैं। तो आगे पीछे होने के कारण दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई है। बस हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो तो इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट बनती है वो भी एक नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव ही बनती है ना। उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड वो तो उतनी रहती है, बस एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाता है। और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा उसको हम हमेशा वेक्टर डायग्राम से ही सोचेंगे ना। तो अपने दिमाग में ही चल जाना चाहिए कि पहले वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर डायग्राम ऐसा, दूसरे वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर डायग्राम ऐसा, तो रिजल्टेंट बीच में होगा। और कितना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कॉस फाई। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी उतना ही होगा। तो आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना। आगे कभी भी दो वेव का इंटरफेरेंस करना हो तो फालतू एक्शन नहीं, उसकी जगह वेक्टर डायग्राम दिमाग में आना चाहिए, और इस वेक्टर डायग्राम से क्लियरली बोल सकते हैं कि दो वेव का अगर इंटरफेरेंस हो तो उस केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना बनता है, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कॉस फाई, जहां फाई दोनों वेव, मिलने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस। चलो बच्चों, मान लेते हैं कि मिलने वाली दोनों वेव के एम्पलीट्यूड A1 और A2 तो कांस्टेंट है, लेकिन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस हम चेंज कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। तो उसको करने के दो तरीके हैं। अगर तुम मशीनी मानव हो तो रोबोट के टाइप से मैथमेटिकली कर सकते हो, और अगर तुम स्मार्ट इंसान हो तो इसको देखने का बेस्ट तरीका इसको वेक्टर डायग्राम से कर सकते हैं, है ना। एक बार हम मूर्खों टाइप से इसको मैथमेटिकली कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपनी इंडियन बुक्स में भी मैथमेटिकली किया हुआ है। एक बार गधों टाइप से मैथमेटिकली कर लेते हैं। तुम खुद बताओ, जो तो इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि जो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड है वो केवल cos फाई पे डिपेंड करेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई मैक्सिमम, और हमको पता है कि cos फाई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, +1, और cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब फाई इक्वल टू 0, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है, जनरली 2n पाई, है। तो ये इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी निकाल सकते हो ना। बताओ, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। इसको A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट मतलब A1 प्लस
A2 ही बोलेंगे तो इक्वल एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू A1 प्लस A2। ऐसे मिनिमम वैल्यू देखनी है तो वो भी कर सकते हैं ना उसको भी कर सकते हैं। ये होता है इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम तब होगा जब cos फाई मिनिमम और cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और cos फाई की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब फाई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई या 2n-1 पाई हो, है ना। और बताओ इस केस में इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा ना। और बताओ cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 रखेंगे तो इक्वल एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो इक्वल एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू a1 माइनस a2, है ना। ये जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो इनके एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इक्वल एम्पलीट्यूड जब मिनिमम होता है तब एम्पलीट्यूड घट जाते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये एक बार हमने गधों टाइप से किताबी तरीके से मतलब मैथमेटिकली देख लिया, लेकिन ध्यान रखना कि मैथमेटिकली करना थोड़ा सा लेंदी होता है, तो अच्छे ध्यान रखना तुम, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इंटरफेरेंस में इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, उसको भी देखने का सबसे बेस्ट तरीका है वेक्टर डायग्राम से, है ना। तो अब हम इसको स्मार्ट बच्चों के टाइप से वेक्टर डायग्राम से करते हैं ना तो वही a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, लेकिन दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई को चेंज करें ना, बस दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई को चेंज करें। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इनके इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल कब होगा वो देखना है। बस इसको भी हम वेक्टर डायग्राम से सोचना सबसे स्मार्ट रहता है ना तो तुम, है ना, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ ना, कॉन्फिडेंटली बताओ कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होना चाहिए। और ये तुमने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर बिल्कुल पैरेलल हों, है ना। ये बोल सकते हैं, है ना। तो ध्यान था कि आगे मैथमेटिकली नहीं वेक्टर डायग्राम से ही सोचना है। ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड, है ना, इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होना चाहिए। और ये वेक्टर में पढ़ा होगा कि इन वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होने के लिए दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए। और बताओ दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होना चाहिए मतलब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, 360 डिग्री ये होना चाहिए, है ना। दोनों वेक्टर के बीच एंगल इतना होना चाहिए, तो दोनों वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी कितना होना चाहिए, या तो 0 डिग्री या फिर 360 मतलब 2 पाई या फिर 4 पाई या 6 पाई या जनरली 2n पाई, है। तो ध्यान रखना, कसम खा लेना कि इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, भले ही बदसूरत अक्षर लिखे हो, लेकिन कसम खा लेना कि इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम वेक्टर डायग्राम से ही सोचेंगे। ये तो पक्का बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होना चाहिए, और वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होने के लिए दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो उसके लिए दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई इतना होना चाहिए, मतलब इन दोनों वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी 0, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई जनरली 2n पाई होना चाहिए ना। तो पक्का बोल सकते हैं ना कि इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होने के लिए दोनों वेक्टर पैरेलल मतलब उसके लिए दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इतना होना चाहिए। बस इक्वल एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए मिलने वाली दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, तो दोनों वेव की डिस्टेंस में शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वो देखना है। तो ये चीज तुमने 11th में पढ़ी होगी कि होता पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है के डेल्टा एक्स। दोस्तों बताओ इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए फेज डिफरेंस इतना, तो दोनों वेव की शिफ्टिंग मतलब पाथ डिफरेंस देखना है, तो उसके लिए बताओ फेज डिफरेंस को खोल करके हम क्या लिख देंगे, के डेल्टा एक्स, और के को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई सब जगह कैंसिल हो गया, और लैम्डा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या जनरली n लैम्डा। ये तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए मिलने वाली दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस तो कितना होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, और उसके लिए
दोनों वेव के बीच शिफ्टिंग या दोनों वेव के पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, या फिर लैम्डा मतलब 1 साइकिल के बराबर, या 2 लैम्डा मतलब 2 साइकिल के बराबर, या n साइकिल के बराबर। और तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर पैरेलल हो गए, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा, और कितना होगा, सिंपली a1 प्लस a2। और तुम बताओ कि इस केस में दोनों के एम्पलीट्यूड सीधे-सीधे जुड़ गए, और दोनों के एम्पलीट्यूड सीधे-सीधे जुड़ गए, इसलिए इस टाइप के इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये देख लिया। चलो बच्चों, दूसरा केस देखते हैं ना, दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम पॉसिबल कब होगा, वो देखना है। तो हमने कसम खा रखी है कि इंटरफेरेंस के हर कांसेप्ट को हम वेक्टर डायग्राम से ही सोचेंगे ना। तो बस हम ये बोल सकते हैं, है ना? सॉरी, तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर का भी रिजल्टेंट मिनिमम होना चाहिए। और बताओ, वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम होने के लिए दोनों वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। और बताओ, अपोजिट होने के लिए दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब पाई 3 पाई ये होना चाहिए ना। तो है ना, ये बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं बोल सकते हैं कि इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम होने, है ना, इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए इनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होना चाहिए, और वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होने के लिए दोनों वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। और बताओ, दोनों वेक्टर अपोजिट होने चाहिए, इसलिए दोनों वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री, मतलब पाई 3 पाई 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 इतना होना चाहिए, और दोनों वेक्टर के बीच एंगल इतना होना चाहिए, तो मिलने वाली दोनों वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी 180 डिग्री, मतलब पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, या जनरली हम 2n-1 पाई ये लिख सकते हैं ना। तो बस हम ये बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए मिलने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस तो पाई 3 पाई 5 पाई ये होना चाहिए। तो मिलने वाली दोनों वेव की शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वो देखना है। तो अभी बताया था कि बताओ, पाथ डिफरेंट डेल्टा एक्स हो तो फेज डिफरेंट के डेल्टा एक्स था। तो मिलने वाली वेव की पाथ डिफरेंस देखना है, तो उसके लिए बताओ, फेज डिफरेंस को खोल कर क्या लिख देंगे, के डेल्टा एक्स, और के को हम 2 पाई बाय लैम्डा, पाई कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो इससे डेल्टा एक्स मतलब मिलने वाली दोनों वेव की शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस अपने पास कितना आ जाएगा, है ना? मिलने वाली दोनों वेव की शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस अपने पास कितना आ जाएगा, ये लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 है, जनरली 2n-1 लैम्डा बाय 2 इतना आएगा। तो बच्चों, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए मिलने वाली दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस तो कितना होना चाहिए, पाई 3 पाई 5 पाई 2n-1 पाई, और मिलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस में तो शिफ्टिंग कितनी होनी चाहिए, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 है, जनरली 2n-1 लैम्डा बाय 2 है ना। और तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस केस में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा। और तो दोनों अपोजिट हो ना, तो उस केस में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होगा a1 माइनस a2, तो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी मिनिमम पॉसिबल होगा a1 माइनस a2, है ना। और तुम बताओ कि इस केस में ना, इस केस में दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सीधे-सीधे घट गए, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बोलते हैं ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक स्पेशल केस ले सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि मिलने वाली दोनों वेव का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो, तब तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड a माइनस a मतलब 0, मतलब उस केस में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। फिर बच्चों, आगे मैं मूर्खों टाइप से इतना सारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे डायरेक्ट याद रखना है ना। इसका अपने वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना, तो आगे डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना, याद रखना।
कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। ये मतलब इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए मिलने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस तो कितना होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई या 2n पाई। और इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए दोनों वेव की शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिलने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई और मिलने वाली वेव की शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा होना चाहिए। ऐसे दूसरा याद रखना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और इक्वल एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर का रिजल्टेंट भी मिनिमम होता है, तो उसके लिए दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिलने वाली वेव की फेज डिफरेंस तो पाई, 3 पाई, 5 पाई या 2n-1 पाई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिलने वाली वेव की शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 या 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता है। अब बच्चों देखो, अभी तो हमने इंटरफेरेंस के सारे फॉर्मूले एम्पलीट्यूड की फॉर्म में याद किए हैं। अच्छे ध्यान रखना कि इंटरफेरेंस के जो फॉर्मूले हैं उसको हम एम्पलीट्यूड की फॉर्म में याद रखेंगे, लेकिन अपने साउंड वेव और लाइट वेव में फॉर्मूले इंटेंसिटी की फॉर्म में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि बताओ, लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट करते हुए दिखते नहीं है और साउंड वेव में एयर के पार्टिकल ऑस्किलेट करते हुए दिखते नहीं है। तो साउंड वेव और लाइट वेव में एम्पलीट्यूड नहीं दिखता है, लेकिन इंटेंसिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। देखिए, कहीं भी डीम लाइट हो तो इंटेंसिटी कम और ब्राइट लाइट हो तो इंटेंसिटी ज्यादा। जैसे साउंड में भी कहीं धीमी आवाज हो तो इंटेंसिटी कम और लाउड आवाज हो तो इंटेंसिटी ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, इस साउंड वेव और लाइट वेव में एम्पलीट्यूड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए साउंड वेव और लाइट वेव के जो इंटरफेरेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें इक्विवेलेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड की जगह इक्विवेलेंट इंटेंसिटी पूछता है ना। तो बस अच्छे ध्यान रखना कि हमको फॉर्मूले तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में याद रखते हैं, लेकिन अगर इंटेंसिटी में कन्वर्ट करने को बोले तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो वही स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में तुमको चमका कर बताया होगा, है ना। स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव तुमको चमका कर बताया होगा कि चाहे स्ट्रिंग वेव हो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, हर किसी की इंटेंसिटी के अंदर एम्पलीट्यूड ही छुपा होता है। और बताओ, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, है ना, पढ़ा होगा। हर किसी की इंटेंसिटी के अंदर एम्पलीट्यूड छुपा होता है और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इक्वल टू के स्क्वायर। लेकिन तुम बताओ कि इंटेंसिटी इक्वल टू के स्क्वायर लिखोगे तो के एलएचएस में भी आएगा और के आरएचएस में भी आएगा और फिर के से के कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बताओ कि गधों टाइप से के लिखना भी सही और बाद में कैंसिल करना वो बेवकूफी होगी ना। तो यहाँ हम अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, है। तो बस यही बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इक्वल टू भी ए स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो समझते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एलएचएस में भी आएगा, आरएचएस में भी आएगा और तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अच्छे ध्यान रखना कि हम फॉर्मूले तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में याद रखेंगे, लेकिन इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना हो तो इजीली कर सकते हैं, है ना। बट डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटेंसिटी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, रूट आई। बस अब हम सारे फॉर्मूले को इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इक्विवेलेंट, है ना, सबसे पहले इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड का जो जनरल फॉर्मूला है उसको इंटेंसिटी के जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो तब अंडर रूट से डर लग रहा है तो उससे मुक्ति पाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ए इक्विवेलेंट स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हो गया। बस अब इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो हमको पता है कि इंटेंसिटी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो तुम बताओ कि ए इक्विवेलेंट, है ना, ए स्क्वायर को इंटेंसिटी लिख सकते हैं ना। तो ए इक्विवेलेंट स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, आई इक्विवेलेंट इक्वल टू a1 स्क्वायर को i1 प्लस a2 स्क्वायर को i2 प्लस 2 a1 की जगह रूट i1, a2 की जगह रूट i2 इंटू कॉस फाई। बस ये 11th में ही बताया होगा ना। ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड का जो जनरल फॉर्मूला ये होता है और इक्विवेलेंट इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला ये होता है कि I इक्विवेलेंट इक्वल I1 प्लस I2 प्लस
2√i1 √i2 cos phi, ये हो गया। अब देखो एक बार ऐसा करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी हमको केवल इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन उसको इक्विवेलेंट इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल होता है और a1 + a2। अब इसको इक्विवेलेंट इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो हमको पता है इंटेंसिटी कोड a² तो a = √i ना। तो बताओ a इक्विवेलेंट को क्या लिख देंगे, √i, क्या हो रहा है ना वही कि बताओ a इक्विवेलेंट को क्या लिख देंगे, √i इक्विवेलेंट = a1 को √i1 + a2 को √i2। ये रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो इक्विवेलेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और कितनी होगी, अंडर रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। तो कई मूर्ख लोग क्या करते हैं, है ना, कई मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड a1 + a2 तो घर का राज चलता है, ऐसे इक्विवेलेंट इंटेंसिटी i1 + i2। गलत है ना, इक्विवेलेंट इंटेंसिटी में तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होगा, ये वाला होगा। चलो ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखते हैं तो हमको पता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम पॉसिबल होता है और a1 - a2, इसको भी इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो a इक्विवेलेंट को हम √i इक्विवेलेंट = a1 को √i1 - a2 को √i2, तो रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो, है ना, रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम तो इक्विवेलेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम, और रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। है तो ध्यान रखना कि हमको फॉर्मूले इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड की फॉर्म में याद रखते हैं, इंटेंसिटी में है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले जो हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ये याद नहीं रहते हैं तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में याद रखते हैं, इंटेंसिटी में फटाफट कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो बच्चों अभी तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम से सोचा, और ये इसको सोचने का सबसे बेस्ट तरीका है। हम तो हमेशा इसी तरीके से सोचेंगे, लेकिन अगर कोई मंद बुद्धि हो जिसको वेक्टर डायग्राम भी दिमाग में ना आ पा रहा हो, तो तुम चाहो तो एक बार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बिल्कुल अनपढ़ों के टाइप से डायग्राम से, चित्र से भी देख सकते हैं ना। तो चलो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम डायग्राम से समझते हैं ना। तो चलो इस बार भी है ना, तो चलो इस बार ही मान लेते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स्ड हो रही है। चलो पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2, और हम अभी पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव के बीच शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा इतना होना चाहिए ना। तो तुम बताओ कि इन दोनों के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इनके बीच पहला पार्ट डिफरेंस क्या पॉसिबल है, 0। तो चलो एक बार देखते हैं कि दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस से शिफ्टिंग 0, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, इसको एक बार अनपढ़ों के टाइप से डायग्राम से देखते हैं ना। तो ये मान लेते हैं ना, मान लेते हैं एक सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो रही है, और पहले केस में मान लेते हैं कि दोनों वेव के पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 में तो दोनों वेव की शिफ्टिंग बिल्कुल 0 है, मतलब ये भी वेव यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो पहले केस में मान लेते हैं कि दोनों की शिफ्टिंग या पाथ डिफरेंस बिल्कुल 0 है। तुम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं ना, तुम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो, बताओ दोनों वेव के पाथ डिफरेंस से शिफ्टिंग बिल्कुल 0 होगी, तो बताओ दोनों वेव बिल्कुल सेम फेज में होंगे, मतलब जब पहली वेव के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, तो उस टाइम पर दूसरी वेव के कारण भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, तो तब भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a1 + a2। और जब पहली वेव के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा नेगेटिव हो, तो दूसरी वेव के कारण भी डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा नेगेटिव होगा, है ना। तो ये पक्का बोल सकते हैं ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि मिलने वाली दोनों वेव के पाथ डिफरेंस से शिफ्टिंग बिल्कुल 0, तो जब पहली वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो दूसरे के कारण भी मैक्सिमम पॉजिटिव, और पहले के कारण मैक्सिमम नेगेटिव तो दूसरे के कारण भी मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब इस केस में दोनों वेव बिल्कुल सेम फेज में होंगे।
सेम फेज में होंगे तो इनके एम्पलीट्यूड डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2 होगा, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं ना, बिल्कुल अनपढ़ों की लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस से शिफ्टिंग 0, तो दोनों वेव सेम फेज में होंगे, मतलब दोनों वेव के बीच रिलेशन राम और लक्ष्मण जैसा होगा, मतलब दोनों बिल्कुल सेम फेज में होंगे, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल A1 प्लस A2 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इस बार भी वही मान लेते हैं कि सेम डायरेक्शन और, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो रही है। कोई पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 दूसरे का A2, और बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दूसरा पार्ट डिफरेंस क्या पॉसिबल है, लैम्डा। तो चलो, है ना, चलो सेकंड केस में मान लेते हैं कि मिलने वाली दोनों वेव, सॉरी, ये सेकंड केस में मान लेते हैं कि मिलने वाली दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस या दोनों वेव की शिफ्टिंग लैम्डा है, और दोनों वेव की शिफ्टिंग लैम्डा मतलब दोनों वेव की शिफ्टिंग लैम्डा मतलब एक साइकिल के बराबर शिफ्टिंग है ना। तब इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्यों होगा, वो भी देख सकते हैं। तो चलो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस बार पहली वेव के कंपैरिजन में दूसरी वेव की शिफ्टिंग या पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है ना। तुम बताओ कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो पहले की कंपैरिजन दूसरी वेव लैम्डा जितनी शिफ्टेड है, मतलब एक साइकिल के बराबर शिफ्टेड है। तो तुम बताओ कि एक साइकिल के बराबर शिफ्टेड होने के बाद तो बताओ जो दूसरी वेव है वो वापस पहली वेव के बिल्कुल पैरेलल हो गई, मतलब सेम फेज में हो गई। देख सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं कि अगर शिफ्टिंग लैम्डा हो ना, तो एक साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद तो ये जो दूसरी वेव है वो वापस पहली वेव के सेम फेज में हो गई, है ना, सेम यही सिचुएशन हो गई। तो इस बार भी जो पहली वेव के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो दूसरे के कारण भी मैक्सिमम, और पहली वेव के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो दूसरे के कारण भी नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि एक साइकिल के बराबर शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद दूसरी वेव वापस पहली वेव के सेम फेज में आ जाएगी, तो इस बार भी इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2, है ना। बस आप पक्का बोल सकते हैं, है ना। ये तो मैथमेटिकली देखा था, लेकिन यहाँ तो अपने सामने डायग्राम है ना। तो बस बिल्कुल, है ना, तो बस अब हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस मतलब शिफ्टिंग 0 हो, लैम्डा मतलब एक साइकिल के बराबर हो, 2 लैम्डा मतलब 2 साइकिल के बराबर हो, 3 साइकिल के बराबर हो, तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल इतनी शिफ्ट होने के बाद दूसरी वेव पहली वेव के सेम फेज में हो जाएगी, तो इक्वल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल होगा A1 प्लस A2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डायग्राम से, चित्र से इस टाइप से देख सकते हैं। तो बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम बनाते हैं, तो इस बार ही मान लेते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स्ड हो रही हैं। चलो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 मान लेते हैं, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2, और हम यहीं पढ़ चुके हैं कि बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों के बीच शिफ्टिंग या पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ये होना चाहिए ना। तो बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव के बीच पहला पार्ट डिफरेंस या पहली शिफ्टिंग कितनी होनी चाहिए, λ/2। तो वही पार्ट डिफरेंस इक्वल टू λ/2 वाला केस बनाते हैं ना, वही सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो रही है ना, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहला पार्ट डिफरेंस क्या पॉसिबल है, λ/2। तो इस बार, है ना, ठीक है, तो इस बार मान लेते हैं कि पहली वेव के कंपैरिजन में दूसरी वेव का पार्ट डिफरेंस या शिफ्टिंग λ/2 है, और बताओ, है ना, तो पहले कंपैरिजन दूसरे की शिफ्टिंग λ/2 है, मतलब ये जो दूसरी वेव है वो λ/2 मतलब आधी साइकिल के बराबर शिफ्ट हो गई, दिख रहा है ना। तो पार्ट डिफरेंस λ/2 में तो दूसरी वेव λ/2 जितनी मतलब आधी साइकिल के बराबर शिफ्ट हो गई है, तो डायग्राम से साफ-साफ है ना। तो वही है ना, तो डायग्राम से बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है कि बताओ आधी साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद तो अब ये जो दूसरी वेव है वो पहली वेव के बिल्कुल अपोजिट फेज में आ गई है। तुम बताओ ना, डायग्राम से दिख रहा है कि आधी साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद तो जो दूसरी वेव है वो पहली वेव के बिल्कुल अपोजिट फेज में आ गई है, मतलब जब पहली वेव के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो दूसरी वेव के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा, और जब दूसरी वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो पहली वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि λ/2 तो आधी साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद तो अभी जो दूसरी वेव है वो
पहली वेव के बिल्कुल अपोजिट फेज में हो जाएगी। मतलब इस केस में अब जब भी पहली वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो दूसरे के कारण नेगेटिव, और पहली वेव के कारण नेगेटिव तो दूसरे के कारण पॉजिटिव। तो इस बार दोनों का है ना, इस बार दोनों वेव बिल्कुल अपोजिट फेज में होगी, तो इस बार इनके एम्पलीट्यूड डायरेक्टली घट जाएंगे। तो इस बार इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और A1 माइनस A2 होगा। है तो ये ध्यान रखना, लैम्ब्डा बाय 2 में तो आधी साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद दूसरी वेव पहली वेव के अपोजिट फेज में आ गई। मतलब अब जब पहली वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो दूसरे के कारण नेगेटिव, मतलब इस बार दोनों के बीच रिलेशन राम और लक्ष्मण जैसा नहीं होगा, इस बार दोनों के बीच रिलेशन भारत पाकिस्तान जैसा होगा। तो इस केस में दोनों अपोजिट फेज में, तो इस बार एम्पलीट्यूड घट जाएंगे, तो इक्वल एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 मिनिमम पॉसिबल होगा, ये ध्यान रखना। और चलो बताओ, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 हो जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम बताओ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दूसरा पार्ट डिफरेंस क्या पॉसिबल है? 3 लैम्ब्डा बाय 2, तो उसको देखते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि वही सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो रही है। इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2, और इस बार है ना, इस बार मान लेते हैं कि दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस है शिफ्टिंग 3 लैम्ब्डा बाय 2 के बराबर है। और बताओ फिर बताओ, दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस है शिफ्टिंग 3 लैम्ब्डा बाय 2 के बराबर है, मतलब है ना, मतलब पहले के कंपैरिजन में दूसरी वेव 3 लैम्ब्डा बाय 2 जितनी शिफ्टेड है, मतलब 1.5 साइकिल के बराबर शिफ्टेड है ना। वही कि पहले कंपैरिजन दूसरी वेव 3 लैम्ब्डा बाय 2 जितनी, मतलब 1.5 साइकिल, 1.5 साइकिल के बराबर शिफ्टेड है। तो डायग्राम से साफ-साफ है ना, है तो डायग्राम से बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है कि 1.5 साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद भी अब ये जो दूसरी वेव है वो वापस पहली वेव के बिल्कुल अपोजिट फेज में हो जाएगी। है, डायग्राम से दिख रहा होगा कि 1.5 साइकिल के बराबर शिफ्ट होने के बाद भी ये जो दूसरी वेव है पहली वेव के बिल्कुल अपोजिट फेज में हो जाएगी। वही जब पहली वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो दूसरी वेव के कारण नेगेटिव, पहले कारण नेगेटिव तो दूसरे के कारण पॉजिटिव, तो इस बार भी दोनों वेव अपोजिट फेज में होंगी, तो इस बार भी इनके एम्पलीट्यूड घट जाएंगे, तो इस बार भी इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम पॉसिबल होगा A1 माइनस A2 होगा। है तो बस अब हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना। पहले तो मैथमेटिकली देखा था, है ना, पहले तो मैथमेटिकली देखा था, लेकिन अब तो डायग्राम अपने सामने है ना, तो अब हम है ना, अब अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। यस बच्चों, अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस लैम्ब्डा बाय 2, 3 लैम्ब्डा बाय 2, 5 लैम्ब्डा बाय 2 इतना हो ना, तो था लैम्ब्डा बाय 2 मतलब आधी साइकिल 1 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, इतने शिफ्टिंग होने के बाद ये जो दूसरी वेव पहली वेव के बिल्कुल अपोजिट फेज में हो जाएगी, तो इस बार दोनों के एम्पलीट्यूड घट जाएंगे, तो इक्वल एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 मिनिमम पॉसिबल होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस टाइप से होता है। तो ध्यान रखना कि अपने वेव ऑप्टिक्स में ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अपने पूरे वेव ऑप्टिक्स में कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए, है ना, तो ये इतना मैथमेटिकल भी सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान रखना कि वो अपने पूरे वेव ऑप्टिक्स में कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनते ही दिमाग में ये वाला फोटो आ जाना चाहिए, और इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव की पार्ट डिफरेंस से शिफ्टिंग 0 होनी चाहिए, या फिर 1 साइकिल के बराबर हो तो लैम्ब्डा, या फिर 2 साइकिल के बराबर 2 लैम्ब्डा, या 3 साइकिल के बराबर 3 लैम्ब्डा, या जनरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव की शिफ्टिंग 0 लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा, 3 लैम्ब्डा, या जनरली n लैम्ब्डा होनी चाहिए। और पूरे पूरे वेव में कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनते ही दिमाग में ये वाला फोटो आ जाना चाहिए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव की पार्ट डिफरेंस से शिफ्टिंग कितनी होनी चाहिए? आधी साइकिल के बराबर, मतलब लैम्ब्डा बाय 2, या फिर 1.5 साइकिल के बराबर 3 लैम्ब्डा बाय 2, या 2.5 साइकिल के बराबर 5 लैम्ब्डा बाय 2, है जनरली 2n-1 लैम्ब्डा बाय 2 होनी चाहिए ना। तो ध्यान रखना कि अब जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैथमेटिकली सोचने की जगह फोटो से सोचना, जिसे बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस है शिफ्टिंग 0 लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा, 3 लैम्ब्डा, n लैम्ब्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव की शिफ्टिंग या पार्ट डिफरेंस आधी साइकिल के बराबर हो तो लैम्ब्डा बाय 2, 3 लैम्ब्डा बाय 2, 5 लैम्ब्डा बाय 2 है जनरली
odd number of lambda by 2 मतलब 2n minus 1 lambda by 2. That's all. हाँ बच्चों, अभी हमने इंटरफेरेंस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हम इंटरफेरेंस की क्वेश्चन को करने की स्किल देखते हैं, है ना? तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन में हमको हर एक सोर्स के कारण इंटेंसिटी देता है और पूछता है कि किसी भी पॉइंट पर साउंड या लाइट की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, वो पूछता है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, ठीक है? तुम अच्छे ध्यान रखना कि चाहे साउंड का इंटरफेरेंस हो या लाइट का इंटरफेरेंस हो, इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, कसम खा लेना कि सबसे पहला काम करेंगे, मिलने वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस निकालेंगे, है ना? यही क्वेश्चन का 90% पार्ट होता है। ये ध्यान रखना, कसम खा लेना कि लाइट के इंटरफेरेंस हो या साउंड का इंटरफेरेंस हो, सबसे पहला काम मिलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस निकालेंगे, है ना? जैसे बताओ, है ना? जैसे बताओ कि इस वेव को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो इस वेव का पाथ 10 मीटर, और इस वाली वेव को इस ऑब्जर्वर तक पहुंचने में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो इसका पाथ 12 मीटर। तो डायरेक्ट बताओ कि पहली वेव का पाथ 10 मीटर, दूसरे का पाथ 12 मीटर, तो दोनों के बीच पाथ में डिफरेंस कितना होगा? 12 माइनस 10 मतलब 2 मीटर, है ना? तो कसम कर लेना, साउंड का इंटरफेरेंस हो, लाइट का इंटरफेरेंस हो, सबसे पहला काम, है ना? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि मिलने वाली दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस निकालेंगे। बस पाथ डिफरेंस आ गया, उसके बाद तो पेन रुकना ही नहीं चाहिए। बस मिलने वाली दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस निकाल लिया, तो उसके बाद मिलने वाली दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस निकालेंगे। और ये तुमने वेव में पढ़ा होगा कि मिलने वाली वेव के पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हो, तो फेज डिफरेंस कितना होता है? के डेल्टा एक्स। और बस फेज डिफरेंस आ गया, तो इस पॉइंट पर साउंड या लाइट की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी पूछे, तो इस पॉइंट पर साउंड या लाइट की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? I इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, है ना? तो बिल्कुल मत घबराना, ध्यान रखना कि चाहे साउंड का इंटरफेरेंस हो, लाइट का इंटरफेरेंस हो, इंटरफेरेंस के हर क्वेश्चन को करने का वही तरीका कि सबसे पहले मिलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर मिलने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस निकालेंगे के डेल्टा एक्स, और फेज डिफरेंस आ गया, तो उस पॉइंट पर लाइट या साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी सिंपली I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। कई बार हमको ये पूछता है कि इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की क्या कंडीशन होगी, वो पूछता है। तो उसके लिए भी वही अपनी कसम कि सबसे पहले मिलने वाली दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। जैसे इसका पार्ट 10, इसका 12, तो पार्ट डिफरेंस 2 मीटर आ गया। और तुम बताओ कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है, जनरली n लैम्डा होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कर दो। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 है, जनरली 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर कर देंगे। तो ध्यान रखना कि कभी भी हमको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूछे, तब भी वही कि उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकालना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है तो पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कर देंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है तो पाथ डिफरेंस को 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर कर देंगे। चलो अब इसके कॉमन सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना? इसी क्वेश्चन के थ्रू हम इंटरफेरेंस को, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम इंटरफेरेंस के क्वेश्चन करने की स्किल सीखेंगे ना। ध्यान से देखना, देखो इस बार हमको दे रखा है कि S1 S2 साउंड के दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। 11th में पढ़ा होगा कि कोहेरेंट सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जिसके बीच फेज डिफरेंट टाइम के साथ कांस्टेंट होता हो, और कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तभी हम इंटरफेरेंस को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना? तो S1 S2 साउंड के दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, है ना? और हमको दे रखा है कि दोनों सोर्सेज जो साउंड निकाल रहे हैं उसकी साउंड की स्पीड तो 330 मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड निकाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमको 55 हर्ट्ज दे रखी है ना, और दोनों के बीच डिस्टेंस 5 मीटर है। अब S1 से 12 मीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है इस ऑब्जर्वर की S1 से डिस्टेंस 12 है, तो S2 से डिस्टेंस रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 13 मीटर होगी, है ना? बताओ इस ऑब्जर्वर को S1 से आने वाली भी साउंड वेव मिलेगी और S2 से आने वाली भी साउंड वेव मिलेगी। तो हमको दे रखा है कि केवल S1 जो सोर्स है उसके कारण साउंड की इंटेंसिटी I0 है, ओनली S2 सोर्स के कारण भी साउंड की इंटेंसिटी I0 हो,
तो इस ऑब्जर्वर को साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी सुनाई देगी वो देखना है। और फिर सेकंड पार्ट में हमको साउंड की स्पीड तो 330 दे रखी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। तो हमको पूछा है इस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो ताकि इस ऑब्जर्वर को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे, जिसको मैक्सिमम बोलते हैं। और सेकंड केस में साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो ताकि ऑब्जर्वर को बिल्कुल सन्नाटा सुनाई दे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे, जिसको मिनिमा बोलते हैं ना। चलो करते हैं ना, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो S1 S2 साउंड के दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और इधर ऑब्जर्वर है। तो तुम खुद बताओ कि ऑब्जर्वर को S1 से आने वाली भी साउंड वेव मिलेंगी और S2 से आने वाली साउंड वेव मिलेंगी। तो S1 के कारण साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट, S2 के कारण भी आई नॉट, तो ऑब्जर्वर को इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी सुनाई देगी वो देखना है। तो स्टार्ट कर सकते हैं। चलो पहले एक बार साउंड का वेवलेंथ देख लेते हैं। तो साउंड की स्पीड 330 और फ्रीक्वेंसी 55 है। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? सिंपली v इक्वल टू एफ लेमडा, है ना। v इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू v बाय एफ। v तो 330 अपन f 55, इसका डिवाइड कर लेना। तो इसका डिवाइड करोगे तो साउंड का वेवलेंथ कितना आ जाएगा? 6 मीटर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जर्वर को साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी सुनाई देगी वो देखना है। तो हमको अच्छे रटा हुआ है कि चाहे साउंड का इंटरफेरेंस हो या लाइट का इंटरफेरेंस हो, कसम खा रखी है कि सबसे पहला काम इस पॉइंट पर मिलने वाली साउंड वेव के पाथ डिफरेंस देखेंगे ना। तो तुम बताओ कि इस साउंड वेव को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। तो इस साउंड वेव का पाथ 12 मीटर और इस साउंड वेव को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में 13 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। तो इसका पाथ 13। तो बस तुम बताओ कि इस साउंड वेव का पाथ 12, इसका पाथ 13, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना होगा? 13 माइनस 12 मतलब 1 मीटर। बस पाथ डिफरेंस आ गया, उसके बाद तो पेन रुकना ही नहीं चाहिए। बताओ, है ना। इस पॉइंट पर मिलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस 1 मीटर है, तो मिलने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? k डेल्टा x, है ना। जब तुमको पता है कि k कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो k तो 2 पाई upon लैम्डा कितना है? 6 into डेल्टा x। मिलने वाली वेव के पाथ डिफरेंस 1 मीटर, तो इससे फेज डिफरेंस निकालेंगे तो पाई बाय 3 रेडियन आएगा, जिसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में 60 डिग्री बोल सकते हैं। बस आराम से बताओ, पाथ डिफरेंस निकाल लिया, मिलने वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस निकाल लिया, तो बस इस पॉइंट पर साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? वही I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi इतनी होगी। तो बस ऑब्जर्वर को साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी सुनाई देगी? I1। तो I1 केवल पहले सोर्स के कारण साउंड की इंटेंसिटी I0 प्लस I2 केवल दूसरे सोर्स के कारण साउंड की इंटेंसिटी वो भी I0 प्लस 2 I1 की जगह रूट I0, I2 की जगह रूट I0 इनटू cos phi, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 60 डिग्री और cos 60 कितना होता है? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 3I0, है ना। सॉल्व करेंगे तो 3I0, तो बस ऑब्जर्वर को साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी सुनाई देगी? 3I0 का। चलो सेकंड पार्ट करते हैं ना। तो सेकंड पार्ट में वही है कि ऑब्जर्वर को S1 से आने वाली साउंड वेव मिल रही है और S2 से आने वाली भी साउंड वेव मिल रही है। हमको पता है कि इस साउंड वेव का पाथ 12 मीटर, इसका पाथ भी देख सकते हैं ना, वही बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है। तो इस साउंड वेव का पाथ रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर में तो 13 मीटर है, पहले भी निकाल चुके हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में साउंड की स्पीड तो वही 330 है, लेकिन साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। तो बस हमको, है ना, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो ताकि इस ऑब्जर्वर को बहुत तेज आवाज सुनाई दे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे, जिसको दूसरे शब्दों में मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर को तेज आवाज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे, उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी, है ना, दोनों सोर्स से निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो हम बिल्कुल घबराते नहीं है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, हमको रटा हुआ है कि चाहे साउंड का इंटरफेरेंस हो, लाइट का इंटरफेरेंस हो, कितना भी घुमाने का ट्राई किया हो, लेकिन हमने कसम खा रखी है ना, हमने कसम खा रखी है कि सबसे पहले हम मिलने वाली वेव की पाथ डिफरेंस ही देखेंगे। वो तो पहले ही देख चुके हैं। बताओ, इस साउंड वेव का पाथ 12 मीटर, इसका पाथ 13 मीटर, तो मिलने वाली दोनों साउंड वेव के पाथ डिफरेंस कितना होगा? सिंपली ये 13 माइनस 12, तो मिलने वाली दोनों साउंड वेव के पाथ डिफरेंस कितना होगा? सिंपली 1 मीटर। और इस बार हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है। तो मैंने, है ना, मैंने तुमको चमका के बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिलने वाली वेव के पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 लैम्डा 2 लैम्डा, लेकिन 0 तो हो ही नहीं सकता। 1 मीटर 0 के बराबर तो
हो ही नहीं सकता, तो बस बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिलने वाली वेव की पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है जनरली n लैम्डा है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। वही कि मिलने वाली दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस 1 मीटर, और बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है जनरली n लैम्डा होना चाहिए। तो इससे लैम्डा निकालोगे, लैम्डा कितना आ जाएगा 1/n। तो हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड का वेवलेंथ तो 1 मीटर बाय n होना चाहिए, है ना। अब साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो हमको पता है कि सिंपली v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो v तो साउंड की स्पीड तो 330 अपन लैम्डा को क्या लिख सकते हैं 1 मीटर बाय n। तो n ऊपर चला जाएगा, तो बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, है ना, बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इन दोनों सोर्सेस से निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 330 हर्ट्ज इंटू एन होनी चाहिए ना। और तुम बताओ इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो एन की अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, मतलब क्वांटम वैल्यूज आएंगी। तो चलो जैसे एन इक्वल 1 रखें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की पहली फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 330 हर्ट्ज। एन इक्वल 2 रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की दूसरी फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज। एन इक्वल 3 रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की तीसरी फ्रीक्वेंसी 990 हर्ट्ज। तो ध्यान रखना कि साउंड की फ्रीक्वेंसी 330 हो 660 हो 990 हो, इन सारे केसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही सुनाई देंगे। लेकिन हमको पूछता है कि नॉर्मली हमको पूछता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो पूछता है ना, वो पूछे। तो ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसके लिए n इक्वल टू 1 रख देंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज होनी चाहिए, है ना, इजीली कर सकते हैं। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो ताकि ऑब्जर्वर को बिल्कुल सन्नाटा सुनाई दे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई दे। तो घबराते नहीं, इसके लिए भी वही घिसा पीटा तरीका है ना, कि वही सबसे पहले असम कारक है ना, कि सबसे पहले इस पॉइंट पर मिलने वाली साउंड वेव के पार्ट डिफरेंस देखेंगे। तो अभी देख चुके हैं कि इसका पार्ट 12 इसका पार्ट 13, तो मिलने वाली दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस तो 30 माइनस 12 मतलब 1 मीटर। और बताओ इस बार हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो मैंने बताया था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो मिलने वाली दोनों वेव के पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 है जनरली 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 है। तो बस है ना, इस बार भी इस पॉइंट पर मिलने वाली वेव की पार्ट डिफरेंस 1 मीटर है। और बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिलने वाली वेव की पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 है जनरली 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना, ये लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा 2 मीटर ओपन 2n माइनस 1। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड का वेवलेंथ तो 2 मीटर ओपन 2n माइनस 1 होना चाहिए। वेवलेंथ इतना होना चाहिए, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो पता है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f इक्वल टू v बाय लैम्डा। मैं लिख देता हूँ, तो बताओ v तो 330 और लैम्डा इतना है, तो 1 ओपन लैम्डा उसका उल्टा हो जाएगा 2n माइनस 1 बाय 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2n माइनस 1 इंटू 165 हर्ट्ज। तो बताओ इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो n की अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस बार भी फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, मतलब क्वांटम वैल्यूज आएंगी। तो बताओ n इक्वल टू 1 रखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 165 हर्ट्ज। n इक्वल 2 रखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की दूसरी फ्रीक्वेंसी 165 इंटू 3 हर्ट्ज। n इक्वल 3 रखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की तीसरी फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज इंटू 5। तो इस तरह से n की अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यूज आ गई। तो ध्यान रखना कि वैसे तो साउंड की फ्रीक्वेंसी 165 हो 165 इंटू 3 हो 165 इंटू 5 हो, इन सारी फ्रीक्वेंसी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। लेकिन नॉर्मली हमको पूछता है
कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए साउंड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज ये आ जाएगी, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना कि अभी तो इस क्वेश्चन को गधों टाइप से डिटेल में समझा है, लेकिन अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आगे बिल्कुल डायरेक्ट होने चाहिए, बस ध्यान रखना कि कभी भी ध्यान रखना है ना कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कोई सबसे पहले इस पॉइंट पर मिल है ना, सबसे पहले इस पॉइंट पर मिलने वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस देखेंगे। फिर बच्चों डिस्टर्बेंस है तो ध्यान रखना कि अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस पॉइंट पर मिलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस देखेंगे, तो 1 मीटर आ गया बस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है तो इस पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कर दो, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है तो इस पाथ डिफरेंस को 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर कर दो, तो इससे वेवलेंथ आ जाएगा, और v इक्वल टू f लैम्डा से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक और छोटी चीज ध्यान रखना है ना, कि तुमने 11th में पढ़ी होगी ना, तुमने 11th में पढ़ा होगा कि हम इंटरफेरेंस के जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें 99% क्वेश्चन में हम यही मानते हैं कि ये दोनों सोर्सेज या दोनों वेव बिल्कुल कोहेरेंट है ना, पढ़ा होगा 11th में। तो हम इंटरफेरेंस के जितने भी क्वेश्चन करते हैं 99% क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि दोनों सोर्सेज या दोनों वेव कोहेरेंट हैं, और तुमको पता होगा कि दोनों सोर्सेज या वेव्स कोहेरेंट हो तो उस केस में तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। तो बताओ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब इक्विवेलेंट इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर इक्विवेलेंट इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमेशा ज्यादा ही रहेगी, और इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कम है तो हमेशा कम ही रहेगी। तो कोहेरेंट सोर्सेज के केस में तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, और इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बिल्कुल स्टेबल होगा, तो हमको इंटरफेरेंस क्लियरली दिखाई देगा। लाइट वेव के केस में इंटरफेरेंस क्लियरली दिखाई देगा, और साउंड के केस में इंटरफेरेंस क्लियरली सुनाई देगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, है ना, लेकिन ध्यान रखना कि अगर गलती से दोनों सोर्सेज या दोनों वेव अगर नॉन कोहेरेंट हुए, है ना, भी 11th पे हमने चमका कर बताया था, तो ये भी ध्यान रखना है ना, ये भी ध्यान रखना कि अगर गलती से दोनों सोर्स या दोनों वेव अगर नॉन कोहेरेंट हुए तो ध्यान रखना कि नॉन कोहेरेंट वेव के केस में तो फेज डिफरेंट टाइम के साथ रैंडमली चेंज करता है सुना होगा कि अगर नॉन कोहेरेंट हुए ना तो नॉन कोहेरेंट वेव के केस में तो फेज डिफरेंट टाइम के साथ रैंडमली चेंज करता है। और बताओ फेज डिफरेंट टाइम के साथ रैंडमली चेंज करेगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट इंटेंसिटी भी टाइम के साथ रैंडमली चेंज करेगी। मतलब बताओ एक ही पॉइंट पर है ना, एक ही पॉइंट पर कभी तो इक्विवेलेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कभी इक्विवेलेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी। और बताओ यही प्रोसेस बिल्कुल फटाफट चलता रहा ना, यही प्रोसेस बिल्कुल रैंडम तरीके से बिल्कुल फटाफट चलता रहा, तो उस केस में ऑब्जर्वर को न तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी और ना मिनिमम इंटेंसिटी, उस केस में ऑब्जर्वर को एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगी। याद रखना नॉन कोहेरेंट के केस में फेज डिफरेंट रैंडमली चेंज करता है तो इक्विवेलेंट इंटेंसिटी भी रैंडमली चेंज करती है, तो उस केस में ऑब्जर्वर को ना तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और ना मिनिमम इंटेंसिटी, ऑब्जर्वर को एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगी। बस एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो हम पढ़ चुके हैं ना, हम पढ़ चुके हैं कि इंटरफेरेंस के कारण इक्विवेलेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi ना। तो नॉन कोहेरेंट वेव के केस में फेज डिफरेंट रैंडमली चेंज करेगा तो ऑब्जर्वर को एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंसिटी दिखाई देगी, वो कितनी होगी वो देखना है ना। एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंसिटी देखनी है तो बताओ I1 कांस्टेंट है बाहर, I2 कांस्टेंट है बाहर, 2 रूट I1 I2 भी कांस्टेंट है बाहर, और एवरेज ऑफ cos phi। और तुम बताओ कि नॉन कोहेरेंट के केस में फेज डिफरेंट phi बिल्कुल रैंडमली चेंज करता है, तो cos phi भी रैंडमली चेंज करेगा, और हमको पता है कि अगर cos phi रैंडमली चेंज करे तो फिर ये cos phi -1 से +1 के बीच रैंडमली चेंज करेगा, तो इसका एवरेज बिल्कुल 0 होगा। और बताओ cos phi का एवरेज 0 तो पूरी चीज 0, तो ऐसे केस में ऑब्जर्वर को एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंस सुनाई देगी, और वो कितनी होगी सिंपली I1 प्लस I2 है। तो आगे बताऊंगा, नहीं ध्यान रखना कि अगर गलती से दोनों सोर्सेज नॉन कोहेरेंट हो गए तब तो ऑब्जर्वर को एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंसिटी दिखाई देगी,
और एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंसिटी तो सिंपली I1 प्लस I2 मतलब नॉन कोहेरेंट है ना, नॉन कोहेरेंट वेव के केस में तो इंटेंसिटी बिल्कुल रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाती है। ये तो और अच्छा है ना, ध्यान रखना। ये तो और अच्छा है, ध्यान रखना कि अगर कभी भी मिलने वाली वेव नॉन कोहेरेंट हो तब तो सबसे ईज़ी है, तब तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस सबको डस्टबिन में फेंका ना। नॉन कोहेरेंट वेव अगर मिक्स हो रही है तो उस केस में तो इंटेंसिटी को रुपए पैसे टाइप से ऐड कर सकते हैं, मतलब उस केस में ऑब्जर्वर को एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंसिटी सुनाई देगी और वो सिंपली I1 प्लस I2 हो गया ना। जैसे बताओ पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पहले सोर्स के कारण भी साउंड की इंटेंसिटी I0 थी, दूसरे के कारण भी I0 थी और बताओ अगर दोनों सोर्सेज नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते तो उस केस में ऑब्जर्वर को एवरेज इक्विवेलेंट इंटेंसिटी सुनाई देती है और वो कितनी होती? सिंपली I1 प्लस I2 मतलब I0 प्लस I0 मतलब 2I0। तो ध्यान रखना कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो तब तो और अच्छा है। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस किसी का कोई यूज़ नहीं है। नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो तो बस इंटेंसिटी रुपए पैसे के टाइप से ऐड हो जाएगी, है ना? और देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो साउंड वेव में तुमने किया होगा, है ना? जैसे मान लेते हैं कि कोई रूम है ना? मान लेते हैं कोई रूम है, इसमें 50 बच्चे इक्वल इंटेंसिटी के साथ बातें कर रहे हैं। सही है? तो मान लेते हैं कोई कमरा है, इसमें 50 बच्चे इक्वल लाउडनेस के साथ मतलब इक्वल इंटेंसिटी के साथ बातें कर रहे हैं और हमको दे रखा है कि हर एक बच्चे के कारण साउंड की इंटेंसिटी I0 है, तो इस कमरे में साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है ना? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, बताओ 50 बच्चे बातें कर रहे हैं ना, लेकिन हमको पता है कि बताओ हर एक बच्चे की आवाज़ अलग-अलग होगी। हमको पता है कि हर एक बच्चे की आवाज़ अलग-अलग होगी, इसलिए हर एक बच्चा साउंड के नॉन कोहेरेंट सोर्सेज़ के टाइप से काम करेगा। और बताओ नॉन कोहेरेंट वेव का अगर इंटरफेरेंस हो, तो उस केस में तो इक्विवेलेंट, उस केस में तो इंटेंसिटी रुपए पैसे के टाइप से ऐड हो जाती है। तो तब इस बार तो इक्विवेलेंट इंटेंसिटी आँखें बंद करके I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 यही होगी। तो बताओ पहले बच्चे के कारण इंटेंसिटी I0, दूसरे के कारण I0, तीसरे के कारण I0 और ऐसे 50 बार चलेगा। तो उस केस में कम है ना, कमरे में साउंड की इक्विवेलेंट इंटेंसिटी 50 I0 होगी, डायरेक्ट बोल सकते हैं।